हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप सभी लोग अच्छे हैं। वीडियोस रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। वीडियोस पे जाना कैसे है? जो बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं, क्लासेस मिस ना करें, देखते रहें। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? यूट्यूब पर जाना है, सर्च बटन पर क्लिक करना है और स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। स्टडी विद मनोज साहू टाइप करने के बाद क्या है, कुछ आपको इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये वीडियोज़ ऑन हो जाएंगी, ठीक है। ये विंडो आएगी होम पेज पर। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज और क्लास वाइज जो है क्या वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। जब क्लास वाइज मिलेंगे तो आप, मैंने यहाँ पे 9th ओपन करके रखा है। आपको जो क्लास चाहिए वो क्लास आप ओपन करेंगे। मैंने 9th ओपन किया है तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी और यहाँ पे ये वीडियोस प्ले हो रही। चैप्टर 2 मैंने प्ले कराया तो चैप्टर 2 प्ले हो रहा है और कुछ क्लासेस इस प्रकार की चलती हुई नज़र आएंगी। आई बात समझ में? सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है जिससे कि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। कल कहाँ तक हुआ था? चैप्टर सेकंड आपका अपना हो चुका था। चैप्टर सेकंड में कहाँ तक हो चुका था? हाफ पार्ट इसका हो चुका था। आइए इसका हाफ पार्ट फिर से आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और अपनी मदद से सेना का आधुनिकीकरण किया उसकी मदद से, और सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो चुके थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? काली मिर्च और तमाम तरह के मिर्च मसाले को देना बंद कर दिया था, ठीक है। और फिर जो है इन्होंने क्या किया? टीपू सुल्तान कि अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए अंग्रेज़ों से युद्ध किया और फलस्वरूप ये क्या हुए? मारे जाते हैं और सहायक संधि की प्रथा अंग्रेज जो है थोप देते हैं इन पर। आगे फिर चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या चल रहा है। इसका हाफ पार्ट आज कवर करते हैं। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से अपनी कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक प्रशासकीय प्रमुख हुआ करता था। क्या कह रहा है कि अंग्रेज और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठे लोग हार जाते हैं। यहाँ से मराठा भी अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। सर्वोच्चता का दावा। आगे क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों के अधिकार करने या उसके अधिकार की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। क्या कह रहा है कि मतलब कि उच्च पद जो थे वो कंपनी अपने पास रखती थी और निम्न पदों पर भारतीयों को रखती थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि लेकिन इन प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में क्या किया गया? जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा की बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन व सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। क्या कह रहा है कि अंग्रेज जो है चारों तरफ से कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है विलय नीति, जहाँ पे विलय नीति में क्या कह रहा है कि अधिकार की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच हुई। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। लॉर्ड डलहौजी क्या किए कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है कंपनी के पास बहुत सारे राज्य भी आ गए। इस सिद्धांत के अनुसार आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, ये सब बारी बारी से अंग्रेजों के हाथ में आ गए। झांसी भी आ गई थी क्योंकि झांसी की रानी के पास कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था दामोदर जो है केवल।
नेक्स्ट है नए शासन की स्थापना। लॉर्ड जनरल वारन गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग 1773-1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा कर दी थी। वारन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। क्या कहता है, बंगाल मुंबई मद्रास पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था। वारन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए हैं। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय था। क्या कह रहा है फिर आगे, 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। अब यहाँ से देखिए अदालतें भी बनना शुरू हो गई हैं। फिर कह रहा है आगे कि दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी क्या है, ये न्यायाधीश का पद है, न्यायाधीश को काजी कहते थे। मुफ्ती क्या है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून को व्याख्या करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन। महाभियोग क्या है, महाभियोग क्या है कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया तो हाउस ऑफ लॉर्ड संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे महाभियोग कहते हैं। आजकल महाभियोग कहाँ लगाया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं कंपनी की फ़ौज। कंपनी जो है अपने पास अब यहाँ पे फ़ौज भी रखने लगी, सेना भी रखने लगी और जो है सब क्या प्रशिक्षित करने लगी सेनाओं को। यहाँ से जो है सिपाही भी रख लिया। ठीक है, उस समय सिपाहियों को सिपाही कहा जाता था। निष्कर्ष क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के शुरुआत में एक नई शक्ति के रूप में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज बढ़ गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाली जहाज़ों से यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% भूभाग आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो गया। क्या कह रहा है कि 78% भूभाग पर कंपनी ने कब्जा कर लिया। अब भारतीयों के हाथ में नहीं बचा हुआ कुछ ज़्यादा। ये कह रहा है देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। ये भी बात है कि कंपनी जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव बना के रखी थी। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आगे आइए इसका एक्सरसाइज देखते हैं। दीवानी को किससे मिलाएंगे, दीवानी है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार हुआ करता था। शहर ए मैसूर किसको ये पदवी दी गई थी, टीपू सुल्तान को दी गई थी। फौजदारी अदालत क्या है, फौजदारी अदालत, इन दोनों हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रिमिनल कोड लिखा होना चाहिए दूसरे सेक्शन में। फौजदारी अदालत को यहाँ पे क्रिमिनल कोड से मिलाना होना चाहिए। नेक्स्ट है वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सिपाही को सिपाही कहा जाता है और रानी चेन्नम्मा को कितूर बताया है भी कि कितूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान के समय से ही, और हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ठीक है, उसके बाद है डलहौजी ने हड़प नीति लागू की। अभी मैंने बताया कि जो भी जिसका पुत्र नहीं है बस उसकी पूरे धन जायदाद को हड़प लिया जाए। फिर कह रहा है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में थीं। और फिर कह रहा है सही और गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया, गलत बात है। कमज़ोर होता गया था, कंपनी आ चुकी थी। ठीक है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था मुगल साम्राज्य। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। नहीं, डच कंपनी भी आई थी, फ्रांसीसी कंपनी भी आई थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही बात है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई प्रशासकीय बदलाव नहीं किए, गलत, पूरी तरह से प्रशासकीय बदलाव कर लिए थे। क्वेश्चन देखिए, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस बात की विवाद थे। बंगाल का नवाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों द्वारा जो हस्तक्षेप होता था उसका बराबर जवाब दिया करते थे। वो उनकी जो है हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और वो जो है कंपनी के अफसर क्या सोचते थे कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के
प्रतिद्वंदी को जो है, प्रतिद्वंदी मतलब जो है उसके विरोधी को बंगाल का नवाब बनाया जाए। जिस जहाँ पे अब इसके पहले चैप्टर मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि जो है क्या था, मीर जाफ़र को उन्होंने मिला लिया था, जिससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मार गिराया था। ठीक है, तो प्रतिद्वंदी को बनाना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ पे विवाद चलते रहते थे। ठीक है, बस आज तक के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर होगा। जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी सही है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।